हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के हिंदी। तो देखिए, हिंदी का आज हम लोग का होगा 5वां चैप्टर। इसके पहले 4 चैप्टर हो गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आज 5वां चैप्टर है नागरी लिपि। नागरी लिपि इसका विद्या होता है निबंध, और लेखक हैं गुणाकर मूले। लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। आप हिंदी गोधली रखे होंगे तो एक बार जरूर उसको पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि हस्तलिपि किसे कहते हैं। हस्तलिपि किसको कहते हैं ये बताइए। तो हस्तलिपि हम लोग किसको कहेंगे? रुक जाइए, देखिए हस्तलिपि के बारे में बताना है कि हस्तलिपि किसको कहेंगे। तो आइए, हस्तलिपि हम लोग किसको बोलेंगे। ऑप्शन ए में है हाथ की मेहंदी को, बी में है हाथ से बनी मूर्ति को, और सी में है हाथ से बनी व्यंजन को, और डी में है हाथ की लिखावट को। तो हस्तलिपि हम लोग उसको बोलते हैं जो हम लोग हाथ से लिखते हैं। हाथ से यानी कलम से जो लिखते हैं हाथ के द्वारा, उसको बोलते हैं हाथ की लिखावट यानी हस्तलिपि। एक होता है टाइपिंग जो हम लोग कंप्यूटर से करवाते हैं, वो नहीं, यहाँ हस्तलिपि हो जाएगा हाथ के द्वारा लिखावट को या हाथ की लिखावट को। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है। ऑप्शन ए में है लक्ष्मण गणेश को, बी में है राधा कृष्ण को, सी में है राम सीता को, और डी में है सीता पार्वती को। तो इसका राइट आंसर होगा राम सीता को। राम सीता को, राधा कृष्ण को नहीं मार दीजिएगा दोस्त, राम सिया को हो जाएगा। चलिए दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित है। राधा कृष्ण, सिया राम, कृष्ण रहीम, राम सिय। तो ये राम सिय होगा दोस्त, सिया राम नहीं, राम सिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम सिय। चौथा कि निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी को, पंजाबी को, बांग्ला को, हिंदी को। तो हिंदी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्थापत्य के उत्तर भारत के एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो बताइए 5 के क्या हो जाएगा। इसको बोला जाता है नागर शैली। कौन सा शैली? नागर शैली। 6 नंबर में है कि टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? जहाँ दिन ढलता है, नहीं, जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ सिक्के ढलते हैं उसको टकसाल हम लोग कहते हैं। चलिए आगे आइए। 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां में है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिय शब्द अंकित है। तो ये कौन चलाया था दोस्त? ये चलाने वाला कौन था? बादशाह अकबर। बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर ने मारिएगा, बादशाह बाबर भी नहीं, बादशाह अकबर, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो इसका व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। क्या था दोस्त? देव हो जाएगा। काशी क्या है? असुर नागरी, देवनागरी, पशु नागरी, पशु नागरी। तो काशी क्या है? काशी हो जाएगा देवनागरी। चलिए 10 नंबर है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो बताइए 10 के कौन सा होगा। ये जैनों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैनों का। धारा नगरी कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है।
तो धारा नागरी की क्या हो जाएगा, ये परमार शासक भोज, परमार शासक भोज। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? ऑप्शन ए में है खरोष्टी, बी में मगधी और सी में ब्राह्मी और डी में देवनागरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग को देवनागरी हो जाएगा। गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्टेज की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो कौन सा भाषा में? मराठी भाषा में किए थे। मुगल मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ की? गुणाकर मूल्य ने दोस्तों, गुणाकर मूल्य ने कहाँ ने किए थे? वर्धा में किए थे, वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा कौन सा लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये जो असर है का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? जो आप ऐसे देख रहे हैं उसका किस भाषा से है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? मराठी भाषा से। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी है, बताइए। तो ये वाहन हो जाएगा, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी। आइए 18 में है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलास्या शब्द किस लिपि में लिखी गई? कौन सा लिपि में लिखी गई है ये बताना है आपको। तो ये नागर लिपि में लिखा गया है। कौन सा लिपि में? नागर लिपि में। पहल के राजाओं के लेखों को लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। नंदी नागरी नाम किसको दिया गया था? तब विजयनगर के राजाओं का। टकसाल का संबंध है, टकसाल के संबंध बताना है किससे है? पीछे ये बताए थे टकसाल का संबंध सिक्कों से होता है। श्रवण बेलगोला का स्थान है, संबंध है, तो श्रवण बेलगोला का संबंध जैन धर्मों से होगा। किससे होगा? जैन धर्मों से। चलिए आगे देखा जाए तो अगला है, देखिए 22 नंबर है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो नागरी लिपि कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। 23 में है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? असुरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, असर कथा। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 23 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय लिपियों की कहानी। देखिए 24 में है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि बताना है। तो मराठी भाषा की लिपि हो जाएगा देवनागरी। सीदम क्या है? सीदम क्या है जो आपको बताना है। तो सीदम क्या है? एक प्रकार की लिपि ही होता है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। मालवा में नागर लिपि इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? तो ये कौन बोला था? अल-बरूनी। अमहोग वर्ष कौन था? अमहोग वर्ष कौन था जो आपको बताना है। तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। मिहिर भोज ग्वालियर पर प्रशासित किस भाषा में है? तो मिहिर भोज बताइए। ये आपको संस्कृत भाषा में है। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है ये बताना है। बेतमा इंदौर के पास में है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि कहा। तो ये क्या कहा? नंदी नागरी कहा था। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी कौन सा लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? बताइए। इसका हो जाएगा नंदी नागरी लिपि में। चलिए आगे है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 8वीं 11वीं सदी में।
पहले दक्षिण भारत की लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत को जो लिपि थी वो क्या कहलाती थी? तो उसको हम लोग सीदम बोलते थे। क्या बोलते थे बाबू? सीदम। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य के बताइए जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। कहाँ में हुआ था ये भी बताना है। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ में हुआ था? बताइए, गुणाकर मूल्य के जन्म कहाँ में हुआ था? तो ऑप्शन ए में केरल, बी में तमिलनाडु, सी में महाराष्ट्र, डी में उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए आगे देखा जाए। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के रहने वाले थे। देखिए अगला है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो देवनगर बोला जाता था। गुणकार मूल्य ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे? कितने निबंध लिखे ये आपको बताना है। तो कितना लिखे थे? 2500 से अधिक। भारत लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारत लिपियों की जो कहानी है वो किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य के। इस्लामी शासक का आराम काल है। तो इस्लामी शासक का आराम काल क्या हो जाएगा? 12वीं सदी हो जाएगा। 12वीं सदी। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु हुआ था 2009 ईस्वी को। नागरी लिपि आरंभिक लेख है हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लेख का दक्षिण भारत से हम लोग को आरंभिक लेख मिलते हैं। बेतामा दान पत्र किस समय का है? बताइए, बेतामा दान पत्र 10-20 समय का है। 10-20 याद रखिएगा। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत के बताइए नागरी लिपि कब से मिलने लगे हैं? तो 8वीं सदी से। निबंध के लेखक हैं तो निबंध के लेखक हो जाएंगे गुणाकर मूल्य। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं तो ये कौन सा भाषाएं हैं? तो दक्षिण भारत के। रामायण के रचनाकार किस भाषा में है? तो रामायण का रचनाकार कौन नहीं जानता होगा कि संस्कृत भाषा में है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि हो जाएंगे निबंध। नागरी लिपि निबंध। दक्षिण भारत नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत के नागरी लिपि के बारे में बताइए। तो ये नंदी नागरी कहलाती है। चलिए अगला है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? कौन बताया था? पद्मावत। पद्मावत बताया था। चलिए एक बाद 53 नंबर देखा जा। 53 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और ध्यान से आंसर बताइए। तो 53 नंबर का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है? इसका राइट आंसर तमिल हो जाएगा। सरहद पाद की कृति है तो सरहद पाद की कृति दोहा कोश हो जाएंगे। दोहा कोश किनकी रचना है? तो दोहा कोश अब आइए बताएं। सरहद पाद के हो जाएगा। दोहा कोश किनके? दो सरहद पाद के। हिंदी के आदि कवि हैं तो हिंदी के आदि कवि के बारे में बताना है। सरहद पाद को हिंदी के आदि कवि भी बोलते हैं। सूर्य नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो गुणाकर मूल्य। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं आपको देवनागरी में ही लिखी जाती है। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? तो दंती दुर्ग बताइए राष्ट्रकूट वंश का शासक था। विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है तो विद्यानुराग के लिए कौन प्रसिद्ध है? भोज। दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? दंती दुर्ग के चाचा के नाम बताइए। तो चाचा के नाम कृष्ण था।
गोमतेश्वर का भय पुतला कहाँ है? तो गोमतेश्वर का भय पुतला कहाँ में है? श्रवणबेलगोल में है। 8वीं सदी में सिलहारों का राजा कहाँ स्थापित हुआ? तो ये कहाँ में हुआ था? महाराष्ट्र में। किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? देव बताइए किसका व्यक्तिगत नाम था? तो विक्रमादित्य के। एलोरा के कैलाश मंदिर किस शासकों ने बनाया था? तो एलोरा के कौन बनाया था दोस्त? राष्ट्रकूट ने बनाया था। राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेत में थी। गणित सार की रचना किसने किया था? गणित सार की रचना किसने किया था? तो गणित सार की रचना करने वाले कौन थे? महावीराचार्य। गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान में किस क्षेत्र से था? तो इसका उड़ीसा से था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है। ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था। तो ब्राह्मी शैली के कोचे हो जाएगा? उड़ीसा में ही था। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है दोस्त।